हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं प्रशांत श्रीवास्तव, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 98 अचीव किया है। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी और क्या जर्नी रही इनकी एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की। जैसे कि हम लोग जितने भी टॉपर्स से अभी बात हुई है सबसे हमने जाना है और सबसे सबकी मतलब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। तो आज हम प्रशांत के बारे में जानेंगे कि प्रशांत ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और एक अच्छा रैंक अपने मतलब मकाम पे पहुंचे वो। और आज जो है आज उनकी सारी बातें आज हम लोग जानेंगे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई आरटी के लिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई इन्होंने अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो सारे जानेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे प्रशांत का। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और कैसे हो प्रशांत आप? सर बहुत बढ़िया। जी। और सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया तो उस टाइम कैसा क्या फीलिंग थी आपकी? सर फीलिंग तो मतलब कुछ देर के लिए तो समझ में नहीं आया कि मतलब सिलेक्शन वाकई हो गया। मैंने 2-3 बार अपना नाम और रोल नंबर चेक किया, जी क्योंकि पिछले काफ़ी साल से मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था और मुझे लास्ट स्टेज पे रिजेक्शन मिल रहा था। जी जी। मैं इसके पहले भी गवर्नमेंट सर्विसेज के काफ़ी एग्ज़ाम्स लास्ट स्टेज पे जाके बाहर हुआ था, तो मुझे जब इसका फाइनल रिजल्ट 12 अगस्त को आने वाला था तो उस टाइम मेरे बहुत ज़्यादा मुझे वो हो रहा था कि इस बार भी कहीं लास्ट स्टेज पे मैं बाहर ना हो जाऊं। हालांकि मैंने मेरे आरटी में मार्क्स अच्छे थे और मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था, जी। लेकिन फिर भी एक नेगेटिविटी थोड़ी सी थी दिमाग बैकग्राउंड में कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। तो अब तो काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है रिजल्ट देखने के बाद। जी। प्रशांत, आप अब अपने बारे में बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हो आप, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही है आपकी? सर एक्चुअली मेरा होम टाउन तो यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट है, कुशीनगर नाम से। जी बिहार बॉर्डर पे टच करता है, वहां से मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरी एजुकेशन इनिशियल स्कूलिंग जो है वो अमेठी डिस्ट्रिक्ट से हुई है, जी यूपी में ही। जी और उसके बाद मेरा बीटेक था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। वो भी यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ था, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी उसके बाद मैंने सर 2 साल 2016 में मेरा बीटेक खत्म हो गया था। उसके बाद 2 साल मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया था। जी सिविल सर्विसेज में उसके बाद मेरा प्लान बन गया था, वहाँ काम करते टाइम ही मेरा कुछ सीनियर्स के कांटेक्ट में था अपने कॉलेज में। तो उनसे उनकी वजह से मेरा सिविल सर्विसेज का प्लान बन गया, तो 2018 में मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी और उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था परमानेंटली। जी वहाँ मैंने सिविल सर्विसेज की स्टार्ट की, फिर ये जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर बीच बीच में मैं और भी एग्जाम्स देता रहता था, लेकिन वही है, लास्ट में जाके रिजेक्ट हो जाता था। उसी बीच ये फॉर्म आ गया जनवरी 2020 में, तो मैंने इसको भी फिल कर दिया। जी। तो मतलब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मेनली प्रिपरेशन कर रहे थे और उसी बीच में आपने ईपीएफओ आया और आपने भर दिया एग्जाम। अगर मैं यस सर, अगर क्योंकि हम लोग बात। जी। ये एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करा रहा था, तो मुझे लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना चाहिए। जी। तो आपके सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन आप कर रहे थे उससे कितना फायदा मिला आपको यहाँ पे? सर बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि अपना ये ईपीएफओ का जो सिलेबस था, उसमें जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जी इवन ये वाला पोर्शन हो गया, पॉलिटी हो गया। तो ये मुझे ईपीएफओ के लिए स्पेसिफिकली एफर्ट ज्यादा नहीं करने पड़े थे, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज के लिए इन टॉपिक्स को काफी डेप्थ में और अच्छे से पढ़ रखा था। जी और मेरा चूंकि नॉन अकाउंट कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो मैं उस पर अपना ज्यादा फोकस कर पाया। जी। इस वजह से मुझे आरटी में स्कोर करने में भी काफी हेल्प मिली थी। जी प्रशांत, अगर हम लोग आपसे मैं पूछूं कि अगर आपके कौन कौन सा सब्जेक्ट वीक एरियाज में थे और कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज था, तो आप उसको कैसे डिवाइड करते हो? सर एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग एरिया तो मेरा डेफिनेटली ये पॉलिटी और ये जो जो सिविल सर्विसेज के टॉपिक्स थे, वो इस एग्जाम के लिए मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज थे। और एक्चुअली वीक एरिया कुछ था नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीक एरिया कुछ था नहीं, क्योंकि अकाउंट्स मैंने पहले कुछ पढ़ नहीं रखा था। वीक तो तब कुछ होता है जब पहले से कुछ पढ़ा हो, उसमें कुछ कर ना पा रहे। बिल्कुल। तो अकाउंट्स मेरे लिए बिल्कुल नया था। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने यूट्यूब पे एक बार निहारिका वालिया मैम का वीडियो देखा था, फ्री उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसके बाद उनका पढ़ाने का तरीका काफी सही लगा था मुझे, तो मैंने उनका पेड कोर्स भी खरीद लिया था। जी और निहारिका वालिया मैम को अकाउंट्स के लिए स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला का तरीका जो था जी वो काफी अच्छा था। जी जी। अगर हम लोग बात करें आपके जो हमारे इंडिया इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ है, लेबर लॉ के लिए आपने किस टाइप से आपने प्रिपरेशन किया था? सर लेबर लॉ के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं पढ़ी थी। मैंने यूट्यूब पे सिर्फ जो फ्री लेक्चर्स रहते थे
अभिपीडिया पे भी थे और इधर उधर से मैंने सर्च किया था, मैंने उनके नोट्स बना लिए थे। और धनत सर करके थे, उस टाइम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, वो एमसीक्यूज भी कराते थे इंडस्ट्रियल लॉज के, और विकिपीडिया में। थोड़ा बहुत इंडस्ट्री, हाँ, वो धनत सर करके थे, वो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ करके टॉपिक था उनका, उस पे वो एमसीक्यूज कराते थे। तो वो मैंने उसके मतलब वो कराते रहते थे, मैं साथ साथ उनके नोट्स बनाता रहता था और करते जाता था, तो उससे काफी हेल्प मिली थी। अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश की, अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश यहाँ पे तो सिविल सर्विसेज के बाकी एग्जाम से अलग आता है, तो इंग्लिश के लिए क्या प्रिपरेशन किया जी था? सर, फ्रैंकली स्पीकिंग इंग्लिश और मैथ्स के लिए मैंने कुछ अलग से इसके लिए भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि एक्चुअली इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड था मेरा स्कूल में, जी और एसएससी के मैंने अटेम्प्ट दे रखे थे। जी एसएससी सीजीएल का भी मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम में 2 बार ऐसा हुआ था कि नहीं आ पाया था, तो उसके लिए मैंने पहले से इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स ये सब मेरा था ही प्रिपेयर था, तो उसके लिए मुझे अलग से कुछ करना नहीं पड़ा था, और हो गया था एग्जाम में वो। जी। अगर हम लोग बात करें कि टाइम टेबल की, किस टाइप से आपने टाइम टेबल बना रखा था, अगर क्योंकि आप उधर सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो किस टाइप से अपना टाइम टेबल बना के रखा था और कितने घंटे आप ईपीएफओ के लिए दे रहे थे? सर, स्टार्टिंग में जब इसका फॉर्म भरा था, तब तब तो मैं डेडिकेटेड इसके लिए पढ़ाई करता था। जी मतलब स्टार्टिंग में जब जनवरी में फॉर्म भरा था, तो पता था कि 4 अक्टूबर 2020 को उसका पेपर होना है। तो उस साल मैंने अपना सिविल सर्विसेज का ब्रेक लिया हुआ था, मैंने उस साल अटेम्प्ट नहीं करना था मुझे 2020 में। तो मैंने इसके लिए स्टार्टिंग में 3-4 महीने तो खूब पढ़ाई की थी, लगभग 5-6 घंटा इसी एग्जाम को देता था। फिर सर बाद में जब ये बार बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहा था, एक बार 2021 के स्टार्टिंग में होने वाला था मई में, फिर एक और बार पोस्टपोन होकर ये फाइनली सितंबर में गया। तो फिर मैंने बीच में इसको छोड़ दिया था, अपनी सिविल सर्विसेज के लिए करता रहता था, इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं किया था मैंने। लेकिन हाँ, ये जब अगस्त आया, मतलब जुलाई मिड से अगस्त का जो महीना था, उसमें मैंने इसके फिर से अपना डेडिकेटेड 6-7 घंटे इस एग्जाम को देना स्टार्ट कर दिया था। जी। अगर हम लोग बात करें कि इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपने किस टाइप से किया था? इंटरव्यू के लिए सर मैंने अभिपीडिया का एक मॉक दिया था, और उसके अलावा मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था। सिविल सर्विसेज के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता था कि कैसे लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे बोलते हैं, और प्लस मेरे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी अभी सिविल सर्विसेज में मतलब सेलेक्ट होके वो सर्विसेज में काम कर रहे हैं। तो उनके दो सीनियर्स हैं मेरे, 2010 और 2012 बैच के। तो उनको मैं कांटेक्ट में था, वो लोग मेरे से ऐसे ही जूम पे मेरे को हेल्प करते रहते थे कि किस तरह वहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, प्रेशर सिचुएशन अगर आ जाए तो कैसे हैंडल करना है, ये सब था सर। अगर कोई इंसिडेंट आप अगर बताना चाहो कि अगर यूपीएससी में जब आप फाइनल का इंटरव्यू आपका हो रहा था, उस टाइम में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो? सर, एक्चुअली में इंसिडेंट कुछ ऐसा मतलब वैसा हुआ नहीं था मेरे साथ, लकीली उस दिन मेरा दिन अच्छा था। वो 4 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग चेयरमैन, तो उन लोगों ने कुछ ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने थ्रो नहीं किया कि जो मुझे समझ में नहीं आ रहा हो। हाँ, एक मेंबर थे, वो थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा कर रहे थे, मतलब अकाउंटेंसी पे ही उनको उन्होंने मुझसे लगातार 7-8 क्वेश्चन अकाउंटेंसी पे पूछे, और 2-3 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। तो मुझे पहले से ये बताया गया था कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फ्रैंकली वहां बोल दीजिए कि सर सॉरी सर, मुझे नहीं आ रहा है, डॉज करने से मार्क्स कटते हैं। तो 2-3 उन्होंने अकाउंटेंसी के टफ क्वेश्चंस पूछे थे, और उतना डेप्थ में मुझे अकाउंटेंसी का नॉलेज है नहीं, क्योंकि मेरा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड था। तो उस वजह से मैंने 2-3 क्वेश्चन में नो बोल दिया था। बाकी जो 3 मेंबर्स थे, उन्होंने मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे सिविल सर्विसेज के, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो वो मैंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन, यूक्रेन रशिया वॉर, इंडिया अमेरिका डिप्लोमेसी, इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे मेरे से। जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ नहीं है, उनको अगर कुछ मैसेज देना चाहो या फिर कुछ स्ट्रेटेजी कुछ बताना चाहो, तो क्या मैसेज हो गया? सर, मैसेज बस ये देना चाहता हूँ कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। मेरे हिसाब से शायद ये 421 लोग जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने इस एग्जाम से पहले काफी फेलियर्स देखा है, इंक्लूडिंग मी। तो फेलियर्स तो होते रहते हैं लाइफ में, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, जी और अपने फेलियर से सीखना पड़ता है, और ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं जैसे आज बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहो, ये रहो, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। और थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, अगर आप डिप्रेस नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं।
मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ये भी नहीं है कि एकदम से डिप्रेशन में चले जाओ कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही। तो ये कहूंगा कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। थैंक यू प्रशांत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो हमें इनपुट दिया है, आई होप बच्चे उनसे फायदा लेंगे और उनको फायदा जी सर। पहुंचेगा भी। एंड जी कॉन्ग्रेचुलेसन सर। वंस अगेन आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। एंड थैंक थैंक्स यू, अ लॉट। आपने मुझे इतना वैल्यूबल टाइम दिया आपने हमें। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट।